देखो, void, voidable एंड नो कंसिडरेशन, ये अलग टॉपिक है। void और voidable का बात पहले करेंगे। यहाँ पे पहले बोला voidable कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं? voidable का मतलब क्या? हाँ बोलो। स्क्रीन में शेयर नहीं हो। तो अपने बात करें voidable कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं? एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी। लॉ या कोर्ट एक पार्टी को ऑप्शन देगा, बट नॉट ऑप्शन टू अदर। मतलब ऐसा नहीं होगा कि दोनों पार्टी को ऑप्शन मिलेगा। जिस पार्टी के साथ गलत हुआ है उस पार्टी को ऑप्शन मिलेगा, जिसको एग्राइव्ड पार्टी बोलते हैं। ठीक है, उस पार्टी को कोर्ट क्या करेगा? ऑप्शन देगा। मान लो हम आपके माथे पे बंदूक रख के आपका प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लिया, आप कोर्ट में गए, आप ये बात साबित कर दिए। अब कोर्ट आपको ऑप्शन देगा, मेरे को नहीं देगा, क्योंकि आपके साथ गलत हुआ है ना। हाँ। तो आपको ऑप्शन देगा, आप हुए एग्राइव्ड पार्टी। ठीक है, तो आपको ऑप्शन देगा, बोलो इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कराएं कि कैंसिल करें। जैसे देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया। एक बात चैनल का ध्यान में रखना, रूल पढ़ते हो बढ़िया बात, साथ में एग्जांपल सारा पढ़ना। हाँ। तो यहाँ पे क्या एग्जांपल दिया? ए प्रॉमिस टू सेल इज फार्म टू बी एट ₹5 लाख। हम आपको अपना फार्म हाउस बेचने का बात किया 5 लाख रुपया में। बी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस। बी इस बात के लिए रेडी नहीं था, बट ए बाय फोर्स कंपेल्ड टू बी टू साइन द एग्रीमेंट। ए फोर्सफुली बी को बोला एग्रीमेंट साइन करो, यानी आपको धमकी देके आपके साथ गलत करके हम आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया। ए जो है वो बी से। तो यहाँ पर द कोर्ट द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बी। बी को ऑप्शन मिलेगा, बोलो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करें कि कैंसिल। अगला टॉपिक है वॉइड एग्रीमेंट। क्या होता है? वॉइड का मतलब क्या होता है? नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, नॉट क्रिएट एनी लीगल राइट और ऑब्लिगेशन। ठीक है, उसी को बोलेंगे वो एग्रीमेंट जो कोई लीगल राइट क्रिएट ना करे। कैसे? आपके पापा आपको प्रॉमिस किए एग्जाम पास कर लो, हम तुमको घड़ी दिलवाएंगे। आप एग्जाम पास कर गए, अब पापा घड़ी नहीं दे रहे। आप बोलोगे पापा को आई विल सी यू इन कोर्ट। पापा बोलेंगे निकलो यहाँ से अभी। तो आपको कोई लीगल राइट नहीं क्रिएट हो रहा ना। लीगल नहीं है, राइट तो हो रहा है लेकिन लीगल नहीं। वैसे उनके ऊपर कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं कर रहा, उनके ऊपर कोई लीगल जिम्मेदारी नहीं की है। ठीक है, हेंस इट इज नल एंड वॉइड एब इनिशियो। ये वॉइड एब इनिशियो मतलब क्या होता है? इनिशियो का मतलब होता है स्टार्टिंग से, हाँ पहले से, मतलब शुरुआत से ही ये एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट ही है। सर वैसे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब पहले लीगल था। हम आपको बोला मेरे खेत में जितना फसल हुआ है आपको बेच देगा, अगले हफ्ते आना पूरा आपको कटिंग करके दे देंगे। ठीक है, लेकिन अब जब आपके साथ डील होने के बाद, डील जब हुआ तब मेरे खेत में फसल उगा हुआ था, हम आपसे डील कर लिया 2 लाख रुपए में आपको पूरा फसल दे देगा। आप भी रेडी, हम भी रेडी। यहाँ पे सब कुछ वैलिड दिख रहा है। तो ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी बन गया, क्योंकि यहाँ पे लीगल एनफोर्सिबिलिटी है। अब अगर हम आपको नहीं दें या आप नहीं लो तो दोनों एक दूसरे पे केस कर सकते हैं। लेकिन अगला ही दिन खेत में बहुत भयानक वाला बाढ़ आया और सारा फसल बर्बाद हो गई, या ऐसा कुछ भी हुआ कि वो पूरा एग्रीकल्चर खराब हो गया। अब आपको क्या हम बेच पाएंगे? नहीं। तो ये अब वॉइड हुआ, यानी पहले वो वैलिड था एग्रीमेंट, जिसके कारण वो कॉन्ट्रैक्ट बन पाया, क्योंकि उसमें लीगल राइट था, लीगल ऑब्लिगेशन था, एनफोर्सिबिलिटी था। लेकिन बाद में वॉइड हुआ क्योंकि बाद में एनफोर्सिबिलिटी पॉसिबल नहीं होगा। देखो क्या लिखा, सीज टू बी एनफोर्सिएबल, मतलब पहले एनफोर्सिएबल था लेकिन बाद में सीज हो गया, मतलब बैन लग गया या बंद हो गया या ओवर हो गया एनफोर्सिबिलिटी। इसको बोलते हैं वॉइड ए कॉन्ट्रैक्ट।
The following agreement has been expressly declared to be void by the Indian Contract Act. कौन सा एग्रीमेंट को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पहले से बोला है कि हम इसको void ही मानेंगे, मतलब वो void ab initio होगा। आप किसी माइनर के साथ कॉन्टैक्ट करो या अनसाउंड माइंड के साथ कॉन्टैक्ट करो, वो एग्रीमेंट शुरुआत से void होगा, void ab initio होगा बेटा, क्योंकि लॉ एक्सप्रेसली बोल दिया है, लॉ लिख दिया है ये बात कि ये पॉसिबल ही नहीं। या फिर कोई एग्रीमेंट जिसमें या तो जो आपको हम दे रहे हैं या जो आप हमको दे रहे हो वो अनलॉफुल है। आप हमको घर दे रहे हो, बदले में हम ड्रग्स दे रहे हैं, यहाँ पे कंसिडरेशन अनलॉफुल है। आप हम आपको पैसा दे रहे हैं, बदले में आप हमको ड्रग्स दे रहे हो, तो वो ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, तो फिर वो एग्रीमेंट शुरू से वॉइड है। एग्रीमेंट ऑफ विच कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल इन पार्ट और इलीगल इन पार्ट एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड। जो हम आपको दे रहे हैं ना, या जो आप हमको दे रहे हो, ऑब्जेक्ट आप हमको दे रहे हो, हम आपको कंसिडरेशन दे रहे हैं, दोनों में ना मान लो दो चीज हम आपको दे रहे हैं कंसिडरेशन। हम आपको आपके घर के बदले आप हमको एक घर सेल कर रहे हो, ठीक है, हम आपको घर के बदले में दो चीज दे रहे हैं, एक पैसा और दूसरा ड्रग्स, आर्म्स एंड एम्युनिशन, यानी कुछ भी अनलॉफुल। अगर ये सेपरेट किया जा सकता है तब तो फिर जो लीगल है वो लीगल है, जो इलीगल है वो void ab initio है। लेकिन अगर ये सेपरेट नहीं हो सकता तो फिर पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही इलीगल हो जाएगा। ये चीज बोला है, मतलब कैन नॉट बी सेपरेटेड, तो फिर पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही इलीगल हो जाएगा, यानी पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही void ab initio हो जाएगा। चलो अगला पॉइंट बोला, जिस कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन सर इसका तो एक्सेप्शन भी है, गिफ्ट मिला वो सब है, तो वो बाद में पढ़ेंगे, वही अगला पार्ट होने जा रहा है। अभी केवल ये पढ़ रहे हैं, जिस एग्रीमेंट में कंसिडरेशन नहीं है वो वैलिड नहीं, वो void है। एग्रीमेंट टू रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, किसी का शादी तुड़वाने का कोई एग्रीमेंट करना, वो भी void है। एग्रीमेंट टू रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, किसी का बिजनेस रुकवाना या बिजनेस बंद करवाना भी void है। एग्रीमेंट टू रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, आप कोई मेरे अगेंस्ट में कोर्ट केस किया, हम उसको पैसा दे के बोले केस वापस ले लो, मतलब हम लीगल प्रोसीडिंग को रिस्ट्रेंट, मतलब क्या होता है, रुकवाना, स्टॉप करवाना। तो यहाँ पे तीन चीज रिस्ट्रेंट बोला, किसी का शादी तुड़वाना या रुकवाना, किसी का ट्रेड तुड़वाना या रुकवाना, या कोई कोर्ट का केस तुड़वाना या रुकवाना, तो की होगी, ठीक है। Any part thereto restricted absolutely from enforcing his right under the respect of any contract। हम कोई कॉन्ट्रैक्ट में आपका कोई राइट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, हम आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, बट आपको नॉर्मल लाइफ के हिसाब से हम उसमें कुछ ऐसा लीगल रूल, ऐसा कोई टर्म्स लिख दिया जो टर्म आपका कोई राइट को हैम्पर करता है, तो फिर वो एग्रीमेंट void है, ठीक है। हम आप पे कोई when an extinguishes the right of any party thereto or discharge any other party thereto from liability under in respect of any contract or expiry of specified period to restrict any party from enforcing his right is void to the extent। हम किसी पार्टी का कोई राइट उसको एक्सरसाइज नहीं करने दे रहे हैं, ये दोनों मोटा मोटी एक ही बात बोल, हम किसी पार्टी को कोई उसका राइट एक्सरसाइज नहीं करने दे रहे। या फिर कोई ऐसा एग्रीमेंट जिसका मीनिंग अनसर्टेन है, हम आपको 200-300 रुपया में देगा, 2 किलो या 3 किलो दे दो, अरे ये 2 किलो 3 किलो क्या होता है, एक बोलो, 200-300 रुपये क्या होता है, एक बोलो। हम बोल रहे हैं, हम आपको बोला है कोई चीज हम आपको 200 या 300 रुपया में देगा, अब या फिर हम ये बोला हमको 2 किलो या 3 किलो दे दो, अरे कोई एक बोलो ना, या 2 किलो दे दो या 3 किलो दे दो, या 200 रुपया या 300 रुपया, मीनिंग अगर अनसर्टेन है तो एग्रीमेंट वैलिड नहीं हो सकता।
मेरे यहाँ पे दो कार खड़े हैं, एक रेड कलर का कार, एक ग्रीन कलर का कार, ठीक है। हाँ आप हमको बोले हमको ये वाला गाड़ी चाहिए, या हमको एक गाड़ी दे दो। अरे कौन सा वाला गाड़ी चाहिए, रेड या ग्रीन, ये क्लियर करो। जब तक ये क्लियर नहीं करोगे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो पाएगा। इसका मीनिंग अनसर्टेन। मेरा एक दुकान है जहाँ पे हम तेल बेचते हैं, ऑयल, हम वेराइटी ऑफ ऑयल बेचते हैं, सनफ्लावर, मस्टर्ड, सोयाबीन, राइस ब्रेन, बहुत टाइप का हम तेल बेचते हैं। आप मेरे दुकान में आए, आप हमसे पूछे, मेरे दुकान में बोर्ड लगा हुआ है ऑयल एट 200 रुपीज लीटर। अरे कौन सा वाला ऑयल चारों में से? तो पहले मीनिंग क्लियर करो। एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वैगरिंग, वैगरिंग का मतलब क्या होता है? जुआ, वो मैच में सट्टा लगाना। बारिश होगा तो हम आपको 1 लाख देंगे, बारिश नहीं होगा तो आप हमको 1 लाख देंगे। इंडिया मैच जीतेगा तो हम आपको 1 लाख देंगे, इंडिया मैच हारा तो आप हमको 1 लाख देना। ये सबको क्या बोलते हैं? वैगरिंग, जुआ का एग्रीमेंट। हाँ इंडिया में जुआ का एग्रीमेंट वॉइड है। एग्रीमेंट ऑफ कंटिंजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट, कोई इम्पॉसिबल इवेंट है तो वो शुरुआत से वॉइड है। हम आसमान से तारा तोड़ के लाके नहीं, इम्पॉसिबल इवेंट। एग्रीमेंट टू बी इम्पॉसिबल एक्ट, अच्छा सॉरी, ये अब ये बोलना था, ये आसमान से तारा तोड़ के गया इम्पॉसिबल एक्ट है। तो सर ऊपर वाला क्या है? ऊपर वाला बोल रहा है कंटिंजेंट ऑन इम्पॉसिबिलिटी इवेंट। हम आपको कुछ देने का बात किए हैं, लेकिन वो किसी और बात पे डिपेंड करता है देंगे या नहीं, और वो जो और बात है ना वो इम्पॉसिबल है। भगवान अगर धरती पे आके दर्शन दिए तो हम आपको अपना फैक्ट्री का सारा तेल बेचिए। तो मेरा तेल बेचना डिपेंड करता है एक और इवेंट के ऊपर। हाँ कंटिंजेंट इसी को तो बोलते हैं ना। हाँ बेटा जी, भगवान आके धरती पे दर्शन दिया तो ये तो इम्पॉसिबल इवेंट है। हाँ तो फिर ये जो कॉन्ट्रैक्ट हम लोग साइन करने वाला ऑयल वाला वो भी इम्पॉसिबल हो गया। हाँ तो फिर ये एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? वॉइड एब इनिशियो। वही। ठीक है। तो ये सब हाँ। एग्रीमेंट इंडिया में गवर्नमेंट पहले से डिक्लेयर कर। अब आता है कंसिडरेशन ऑफ लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। तुम जो हमको दे रहे हो और बदले में जो हम तुमको दे रहे हैं, कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न। हाँ तो अगर आप हमको घड़ी दे रहे हैं, हम आपको बदले में पैसा देंगे। हाँ तो आप जो हमको दे रहे हो वो हो गया ऑब्जेक्ट, और हम जो आपको दे रहे हैं वो हो गया कंसिडरेशन। वैसे ही बेटा, मेरे लिए अगर घड़ी ऑब्जेक्ट है तो आपके लिए पैसा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हाँ, तो यही बोलना था। तो दोनों में से अगर एक भी चीज इलीगल है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। तो पहले यहाँ पे बताया कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। Someone promises to do or not to do something for somebody else, तो वो जो बदले में मिल रहा है भाई कंसिडरेशन। तो यहाँ पे क्या बोले? एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। साफ साफ लॉ बोल दिए। अब पहले कंसिडरेशन का मतलब बोला, सेक्शन 2D बोलता है व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, मतलब जब आप चाहो, आपकी इच्छा पे, प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन, हम या मेरे बिहाफ में कोई और आपके लिए कुछ किया है या करने से मना किया है, आपके लिए कुछ करेगा या करने से मना करेगा, आपके लिए कुछ कर रहा है या करने से मना कर रहा है, इसी को बोलते हैं कंसिडरेशन। ठीक है। तो यहाँ पे करना और नहीं करना दोनों ही कंसिडरेशन है। आप हमको बोले 2 लाख रुपए ले लो, इस एरिया में ये शॉप मत खोलो, अगल बगल में कहीं पे खोल लो, यहाँ मत खोलो। तो हम आपसे पैसा ले रहे हैं, बदले में यहाँ पे दुकान नहीं खोल रहे। तो यहाँ पर कंसिडरेशन क्या है? नहीं खोलना। ठीक है। तो कुछ करना या फिर कुछ नहीं करना, दोनों ही कंसिडरेशन होते हैं। तो या तो हम आपके लिए कर चुका है, हैज डन, या और डज यानी कर रहा है, या प्रॉमिस कर रहा है कि फ्यूचर में करेगा।
तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों ही कंसिडरेशन अलाउड है। हम आपके लिए पहले कुछ किया था, आज आप हमको पैसा दे रहे हो और बोल रहे हैं सर ये उसके बदले में, ठीक है, तो हम आपके लिए पहले कुछ किया था, ये उसके बदले में। हम आपके लिए आज कुछ कर रहे हैं, आज आप हमको पैसा दे रहे हो, या हम आपके लिए फ्यूचर में कुछ करेगा, उसका हम आपको प्रॉमिस कर रहे हैं। हाँ, तो ये सब कंसिडरेशन। तो देखो कंसिडरेशन में कितना काम का एलिमेंट हुआ, कितना लीगल रूल आया। पहला बात तो कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। आप चाहोगे तभी वो आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आप हमको बोले मेरे को हम आपका डील किया कि 200 लीटर ऑयल आपको बेचेगा, हाँ, पर लीटर 100 रुपीज, हाँ, तो 200 इंटू 100 20,000 का डील होगी। तो हम आपको तेल दे रहे हैं पैसे के बदले में। हाँ, आप बोले हमको आज डिलीवरी मत करना, 3 दिन बाद डिलीवरी करनी। हाँ, आज मेरे गोडाउन में जगह नहीं है रखने का, 3 दिन बाद मेरा स्टॉक क्लियर हो जाएगा तब डिलीवरी करनी। तो यानी आपके डिजायर पे वो कंसिडरेशन मूव होना चाहिए, आप जब चाहो। प्रोमिसर के डिजायर पे, प्रोमिसर मतलब जिसको प्रॉमिस किया गया है, और प्रोमिसी मतलब जो प्रॉमिस करता है, ठीक है। हाँ, तो सेकेंड एलिमेंट वही आया, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। बेटा जनरली हम आपको तेल दें या मेरे बिहार में कोई और आपको तेल दे, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? आपको तो अपना तेल मिलने से मतलब है। हाँ, वैसे ही आप हमको पैसा दो, मेरे लिए पैसा कंसिडरेशन है ना। हाँ, तो आप हो गए प्रोमिसी पैसा देते वक्त, हाँ, और हम हो गए प्रोमिसर क्योंकि हमको पैसा मिलेगा। हाँ, तो पैसा मिलना चाहिए मेरे डिजायर पे, लेकिन आप दो या कोई और दे, मेरे को उससे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नहीं, तो वही बोला। हाँ, लेकिन कुछ स्पेशल सर्विसेज होता है सर। आप सोनू निगम गाना गाने का प्रॉमिस किया था और वो बोलेगा मेरा असिस्टेंट गाना गा देगा आपके प्रोग्राम में, वो नहीं चलेगा सर। अब हम आपको पढ़ाने का प्रॉमिस किया था, आपको लगा था नीरज सर सीए है तो इनसे पढ़ेंगे लॉ तो मजा आएगा या ज़्यादा डिटेल में समझा देंगे। हाँ, अब हम लास्ट में आपको बोला मेरा एक स्टूडेंट है वो अभी सीए में फाइनल दे रहा है, लॉ आपको वो पढ़ा देगा, आप मना कर सकते हो। तो वो क्योंकि आपको लग रहा है कि नीरज सर का पढ़ाने का तरीका और वो अभी जो सीए पढ़ रहा है या सीए में पढ़ रहा है उस स्टूडेंट से पढ़ने में डिफरेंट होगा। हाँ, तो आपको नीरज सर का क्वालिटी देखने के बाद आपको उनसे पढ़ने का मन हुआ था। आप बोल सकते हो नहीं हम किसी और से नहीं लेंगे, लेकिन ये स्पेशल सर्विस को छोड़ के बाकी नॉर्मल गुड्स एंड सर्विसेज जो है वहाँ पे हम दें या कोई और दे, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपके घर का पंखा खराब हो गया था, हाँ, आप जिस मिस्त्री को बुलाए और पैसा दिए थे वो आपको प्रॉमिस किया था पंखा ठीक कर देगा आके, वो नहीं आ पाया, वो अपना आदमी भेज दिया। अब आपको तो पंखा ठीक होने से मतलब है ना। हाँ, हाँ, तो यहाँ पे आपको वो स्पेशल सर्विस नहीं, नॉर्मल सर्विस। आप मेरे दुकान से सैमसंग मोबाइल लेने आए थे, हम आपको बगल वाला दुकान से दिलवा दिया। आपको मोबाइल मिलने से मतलब है आपका जो प्राइस डिसाइड हुआ था उसको। हाँ, सैमसंग का मोबाइल वो दे या मान लो सैमसंग J30, तो सैमसंग J30 हम दे या वो दे, आपको क्या फर्क पड़ता? तो यही पॉइंट है। तो यहाँ पे बोला कंसिडरेशन मूव तभी होना चाहिए जब प्रोमिसर चाहे, लेकिन कोई दे प्रॉमिस या एनी अदर पर्सन, उससे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो डेफिनेशन में यही दो बात पहले था, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। अच्छा, उसके बाद क्या बोला था? हाँ, ये समथिंग इन वैल्यू होना चाहिए। यहाँ पे ये मना नहीं है कि मनी हो या गुड्स हो, काइंड में भी चलेगा कंसिडरेशन, लेकिन कुछ उसका वैल्यू होना चाहिए। हाँ, फिर बोला इट मे बी एक्ट एब्स्ट्रिक्शंस ऑफ फॉरबिडेंस ऑफ एनी रिटन प्रॉमिस, मतलब हम आपके लिए कुछ करें या नहीं करने का प्रॉमिस भी करें, वो भी कंसिडरेशन। हाँ, फिर बोला इट मस्ट बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। हम आपके लिए पहले कुछ किए थे, अभी कुछ कर रहे हैं, फ्यूचर में कुछ करेंगे, आपको उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन कंसिडरेशन अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, जिसको लॉ मना कर रहा हो या जो लॉ का कोई रूल तोड़ रहा हो या कोई फ्रॉडलेंट चीज हो, या किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने वाला कंसिडरेशन नहीं हो, इमोरल नहीं हो, मतलब कंसिडरेशन अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ टाइप्स पूछा बेटा, टाइप्स अभी आप ऊपर पढ़े। इट कैन बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है।
अगला टॉपिक आता है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। हाँ सर, ये तो अभी ऊपर आप पढ़ गए थे, है ना। हाँ। एक्स न्यूडो फॉक्टो नॉन ऑडिटस एक्शन। जनरल रूल ये है, एग्रीमेंट मेट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। ठीक है। हाँ। लेकिन सर कुछ केसेस है जहाँ पे विदाउट कंसिडरेशन भी एग्रीमेंट वैलिड है, यानी सर इस लॉ का कुछ एक्सेप्शन है। ठीक है। हाँ। मतलब वॉइड नहीं होगा सर। कब तक? नंबर 1, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। आपको कोई प्यार मोहब्बत में कुछ दे, गिफ्ट दे, वो सब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे बोला या तो कंप्लीटेड गिफ्ट हो या कोई नेचुरल लव एंड अफेक्शन में। अरे आपको आपके दादाजी लैंड आपके नाम पे कर दी, तो बदले में वो कंसिडरेशन लेंगे तभी लैंड का एग्रीमेंट वैलिड होगा क्या? नहीं। सर वो तो मेरे दादाजी मेरे नाम पे कर दिए, उसके बदले में वो पैसा थोड़ी लेंगे मेरे से। तब तो फिर वो लैंड का एग्रीमेंट ही अगर वैलिड नहीं होगा तो प्रॉपर्टी आपके नाम पे ट्रांसफर ही नहीं हो पाएगा कभी। हाँ। अगर ये रूल पे चलते कि विदाउट कंसिडरेशन एग्रीमेंट वॉइड है, तब तो सर दिक्कत हो जाएगी। वो जमीन कभी फिर तो दादाजी का जमीन पापा के नाम पे, पापा का जमीन बेटे या बेटी के नाम पे ट्रांसफर ही नहीं होगा कभी। हाँ। ये बात इसीलिए लॉ में पहले लिख दिया कि कोई नेचुरल लव एंड अफेक्शन या गिफ्ट में कुछ दे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन भी वैलिड होगा। फिर बोला प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विस। अब ये क्या होता है? हम आपके लिए पहले कुछ किया था, मान लो एक टाइम ऐसा था जब आपके पास फीस देने के लिए पैसा नहीं था। हाँ। आप मेरे से पढ़ाई कर लिए, तब हम बोला अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं, बिना फीस के भी पढ़ लो। अब आपका कोई बड़ा जॉब लग गया पढ़ के, आपको लगता है आपके टीचर के कारण आपका जॉब लगा, आप चाहते हो कि आप अब उनको कुछ दो। मान लो आज आप हमको एक गाड़ी गिफ्ट कर दो, तो फिर तो अगर बेटा विदाउट आप तो गाड़ी का पैसा लोगे क्या मेरे से? अब नहीं। इस पूरे एग्जाम्पल में समझ में आ रहा है सर, पैसा नहीं है यहाँ पे, है ना। हाँ। तो अब आप हमको गाड़ी दिए, हम बोला गाड़ी का पैसा, आप बोले नहीं सर कोई पैसा नहीं है, आप मेरे को पहले जो पढ़ाए थे आपके कारण मेरा जॉब लगा, हम आपके कारण इतना अर्निंग कर रहे हैं तो आप गाड़ी रखिए। तो बेटा फिर तो वो गाड़ी का लीगल डॉक्यूमेंट मेरे नाम पे कभी ट्रांसफर ही नहीं होगा अगर ये रूल पे चले तो। विदाउट कंसिडरेशन अगर एग्रीमेंट वैलिड ही नहीं होगा तो वो डॉक्यूमेंट भी तो वैलिड नहीं होगा। हाँ। तो फिर तो मेरे नाम पे वो कार ट्रांसफर ही नहीं होगा, कार के ओनर तो हर बार आप ही रह जाओगे। हाँ। तो ये तो सर ठीक नहीं लग रहा क्योंकि गाड़ी आपका हो गया, ओनर भी अब आप ही हो एक्चुअली में। तो गवर्नमेंट ने कहा कोई बात नहीं, अगर पास वॉलंटरी सर्विस है, मतलब जब हम आपके लिए कुछ किया था तब कोई बात नहीं हुआ था कि आप हमको गाड़ी दोगे फ्यूचर में, तब बस हम आपको पढ़ा दिया था ऐसे। अब आप हमको गाड़ी दे रहे हो तो ये उस सर्विस के लिए एक तरीके से तो उसको इसका कंसिडरेशन मान के एडजस्ट कर लिया जाएगा। एक बार ये 3 नंबर पॉइंट हाथ में रख रहे हैं, लास्ट में पढ़ेंगे। क्रिएशन ऑफ एजेंसी। जनरली बेटा हम किसी का एजेंसी या फ्रेंचाइज लेते हैं ना, तो लोग एजेंसी या फ्रेंचाइज देने का फीस लेते हैं, लाइसेंस फीस। हाँ। मान लो हम मैकडी का फ्रेंचाइज लें तो मैकडी मेरे से एक फीस लेगा अपना फ्रेंचाइज देने की। बाद में सेल में कमाई तो लेगा ही, वो तो अलग बात हो गया। ये जितना पिज्जा दिन का बेचेंगे या जितना बर्गर दिन का बेचेंगे, पर बर्गर वो कमीशन तो लेगा ही मेरे से, एक्स्ट्रा पैसा तो चार्ज करेगा ही हर एक का। हाँ। लेकिन स्टार्टिंग में एजेंसी देने का भी वो मेरे से मान लो 2 लाख रुपए ले। ये जनरली होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, ये उल्टा पढ़ेंगे अब हम लोग, कि कभी कभी क्या होता है ना सर, आप किसी गाड़ी का एजेंसी लेने गए, मान लो हम होंडा कंपनी का बाइक का एजेंसी ले रहे थे, हाँ। मेरे पास बहुत प्राइम लोकेशन में बहुत बढ़िया शोरूम का जगह है, या मेरा कॉन्टैक्ट बहुत स्ट्रांग है, हम बहुत बाइक बिकवा देगा। कंपनी को लगा, कंपनी मेरे पास आया, बोला एजेंसी ले लो। हम लोग ले तो लेंगे लेकिन हम एजेंसी का पैसा नहीं देंगे, देना है तो नहीं तो मत दो। एजेंसी को लगा इसका लोकेशन तो बहुत मस्त है, यहाँ पे अगर शोरूम खुलेगा हमारी बाइक का तो बहुत बाइक बिकेगा, एकदम प्राइम लोकेशन में, मान लो एकदम ऐसा मार्केट एरिया में है जहाँ पे हर समय लोग आते जाते रहते हैं।
या मेरा कॉन्टैक्ट बहुत स्ट्रांग है, एजेंसी को लगा ये बहुत लोगों को, बड़े बड़े लोगों को जानता है, तो ये बहुत माल बिकवा देगा हमारा। कंपनी बोला अच्छा ठीक है चलो, तुमको लाइसेंस ऐसे ही दिए, तुमसे लाइसेंस फीस नहीं लेंगे, मतलब तुमको अपना एजेंसी दिए बिना कोई फीस लिए। तो यहाँ पर भी फिर तो ये एग्रीमेंट ही वैलिड नहीं होगा। बट सर वैलिड तो होता है ऐसा एग्रीमेंट मार्केट में, तो क्योंकि लॉ में लिखा हुआ है एक्सेप्शन, इसलिए वैलिड होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, चंद्रलेखा अनुश्री एक दूसरे को नहीं जानते थे, हाँ, दोनों हमको जानते थे। चंद्रलेखा के पास अनुश्री आई और बोली तुम्हारा ये जो सामान है हमको 1 लाख पीस चाहिए। तुम बोले ठीक है, एक पीस का दाम 3 रुपया है, 1 लाख पीस का 3 लाख रुपया लगेगा। हाँ, तो अनुश्री बोली मेरे पास अभी नहीं है पैसा देने के लिए, हमको 1 महीने का उधारी पे माल दो। आप बोले हम तो तुमको जानते नहीं है, कैसे उधारी दे दें, कैसे भरोसा कर लें। हम गारंटी दिया, चंद्रलेखा अनुश्री को सामान दे दो, अगर अनुश्री पेमेंट नहीं कर पाई तो हम पे करें। अगर हाँ, मतलब वो पे करती तो मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं है, फिर हाँ, वो पे नहीं की तो मेरा जिम्मेदारी, ठीक है। हाँ, अब हम जो गारंटी दे रहे हैं बदले में हमको कुछ भी मिल रहा है क्या, पूरा कहानी। नहीं, मतलब कल को अगर अनुश्री पे नहीं की तो हमको आपको पे करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, अनुश्री से वो 3 लाख रुपए हम रिकवर कर लेगा, बट इसके एक्स्ट्रा तो हमको अनुश्री कुछ नहीं दे रही है पूरा कहानी में। नहीं तो सर यहाँ पर आप गारंटी दे रहे हो विदाउट कंसिडरेशन, और इस पेपर पे ये लिख के गारंटी दोगे ना, तो ये एग्रीमेंट तो वैलिड है। हाँ वैलिड है, क्योंकि लॉ में लिखा हुआ है ये एक्सेप्शन। अब पढ़ते हैं वो 3 नंबर पॉइंट, टाइम डायरेक्ट डेप्ट। टाइम डायरेक्ट डेप्ट क्या होता है? हम आपको उधार में सामान बेचा, बोला 3 महीने का बाद पेमेंट। 3 महीना बीत गया, अब आप पे नहीं कर रहे हो, हम आप पे कोर्ट केस करना चाहिए हमको। सर कितना टाइम में कोर्ट केस करना चाहिए? ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है 1 महीना तो, लेकिन फिर भी आपका लॉजिक बता रही है सर कुछ तो टाइम होगा ना। सर वो टाइम भी, एक बार वो कुछ टाइम को इग्नोर करो, टाइम पे हम आएंगे 2 मिनट के बाद। वो टाइम क्रॉस हो गया और हम आप पे केस नहीं, मेरा केस करने का पावर लैप्स हो गया, अब हम केस नहीं कर पाए। एक एग्जांपल में लेते हैं, अलग एक इंडियन लिमिटेशन एक्ट बोल के एक्ट है, उसमें लिखा हुआ है अलग अलग टाइप का कॉन्ट्रैक्ट में कब कब केस, कितना टाइम के अंदर केस कर सकते हैं। मान लो एक बार एग्जांपल लेते हैं कि वहां लिखा हुआ है कि लोन वाला, ये उधारी वाला सामान के लिए 6 साल तक केस कर सकते, अलग अलग का अलग अलग टाइम पीरियड है, अलग अलग टाइप का कॉन्ट्रैक्ट के लिए। या एक बार एग्जांपल में हम 6 साल लेते हैं, चलने लगा 6 साल लैप्स हो गया और हम केस नहीं किया, वो कॉन्ट्रैक्ट या वो केस करने का पावर अब लैप्स। अब अगर आप हमको नहीं पे करते हो तो भी हम आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। नहीं। अब अनुश्री चंद्रलेखा टाइम और 2-3 साल बीत गया, हम तो केस किया नहीं, टाइम बीत गया और 2-3 साल। अब मेरा पावर तो ऐसे भी खत्म है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो इनवैलिड हो ही गया। लेकिन अब आपके पास कहीं से पैसा आ गया और आपको लगा नीरज सर का पैसा नहीं रखना चाहिए, नहीं रोकना चाहिए, आप आए और आपको पैसा दिए। तो बेटा आज आप हमको पैसा दे रहे हो, हम आपको बदले में कुछ भी दे रहे हैं क्या? आज नहीं। देना चाहिए क्या? नहीं। तो ये एग्रीमेंट तो वैलिड है कि आज आप हमको जो पैसा दे रहे हो, हालांकि यहाँ तो विदाउट कंसिडरेशन हो रहा है, क्योंकि पुराना कॉन्ट्रैक्ट तो सर लैप्स हो गया। तो उसको तो भूल ही जाइए अब एक बार के लिए। तो नियम से आज आप हमको पैसा दे रहे हो तो पैसे के बदले में कुछ होना चाहिए, तभी कंसिडरेशन के कारण एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। बट सर पूरा स्टोरी में लग रहा है क्यों देंगे सर आप हमको कुछ? हाँ तो लॉ भी बोला वही तो, लॉ भी बोला वही तो कि टाइम बैरेड डेप्ट का अगर आप कुछ पेमेंट दे रहे हो, टाइम बैरेड डेप्ट मतलब जिस डेप्ट का टाइम बैरेड हो गया, मतलब जिस उधार का टाइम लैप्स हो गया। डेप्ट का मतलब उधार, बैरेड का मतलब हम बता देते हैं लैप्स, और टाइम का मतलब तो आप जानते ही।
तो अब इसको ऐसे पढ़ोगे, टाइम लेट दैट, मतलब जिस उधार का टाइम लैप्स हो गया। लेकिन अब अगर पार्टी पेमेंट कर रहा है तो विदाउट कंसिडरेशन विल बी एग्रीमेंट वैलिड होगा। है। आखिरी बचा रेमिजन, उसको एक बार नीचे जाके पढ़ते हैं। तो ये देखो एक एक करके दिया, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, इसको एक बार जस्ट रीड करना, इसका खाली रूल्स। जैसे नेचुरल लव एंड अफेक्शन में क्या बोला, ये राइटिंग में एक्सप्रेस होना चाहिए, रजिस्टर्ड अंडर द लॉ होना चाहिए, नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए, क्लियर रिलेशन, हाँ नियर रिलेशन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हर किसी को हम बोलेंगे ये तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन नहीं, कोई रिलेशन होना चाहिए। नॉर्मली इनको गिफ्ट बोलते हैं, और ठीक है। जो लोग सर वो एक एक आदमी होता है ना कि चैरिटी में दे देते हैं। हाँ वो भी चलेगा, वो भी यहाँ एक पॉइंट वो भी है बेटा, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, बट चाहते तो आप बोल सकते थे 8वां एक पॉइंट चैरिटी, एकदम कोई दिक्कत नहीं, सही एग्जाम्पल उठाए सर, ये भी तो वैलिड ही है। हम एक गए एनजीओ में, हम गए एनजीओ में, हम 10 लाख का कंप्यूटर्स गिफ्ट करके आ गया। वो गरीब बच्चों का एनजीओ था। हम बोला ये लो 20 लैपटॉप या 20 कंप्यूटर मेरी तरफ से, हम बदले में कुछ लेगा क्या? नहीं। तो सर यहाँ तो विदाउट कंसिडरेशन एग्रीमेंट वैलिड नहीं होता। नॉर्मल रूल क्या बोलता है, विदाउट कंसिडरेशन एग्रीमेंट इज नॉट वैलिड या वॉइड अवॉइड। बट सर यहाँ तो आप पैसा थोड़ी ना लोगे, चैरिटी में दियो, हाँ। फिर भी एग्रीमेंट तो वैलिड है। हाँ। हाँ क्योंकि लॉ बोल रहा है कि गिफ्ट में, नेचुरल लव एंड अफेक्शन में आप कुछ देते हो, चैरिटी या डोनेशन भी आप इसी गिफ्ट के साथ ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ। टाइम बैलेट डेप पढ़ लिए, क्रिएशन ऑफ एजेंसी पढ़ लिए। हाँ रेमिजन का मतलब क्या होता है हम बता देते। हम आपके लिए कोई काम किया, अब आपको भी मेरे लिए बदले में कुछ करना था, हम बोला ठीक है जाओ कोई बात नहीं, हो गया। मान लो हम आपको ट्यूशन पढ़ाया, आप हमको फीस देने वाले थे, हम आपको बोला ठीक है कोई बात नहीं छोड़ो फीस, ये क्या हुआ रेमिजन, हम आपको रेमिट कर दिया, माफ कर दिया। अब विदाउट कंसिडरेशन भी वैलिड तो होगा। हाँ। ये आखिरी टॉपिक है आज का। यहाँ पे टॉपिक है स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट या डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी क्या होता है? सुनो सुनो सुनो, पढ़ा है तो सुन, बोलेंगे तो याद आ जाए। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी होता है बेटा, स्ट्रेंजर आदमी कॉन्ट्रैक्ट में केस नहीं कर सकता। मान लो मेरे और तुम्हारे बीच में डील हुआ है, हाँ। क्या अनुश्री या तुम्हारे पापा उस कॉन्ट्रैक्ट में मेरे ऊपर केस कर पाएंगे अगर हम अपना परफॉर्मेंस पूरा ना करें? नहीं। आप कर पाओगे केवल, यही बोलना चाहते हैं। एग्रीमेंट में या कॉन्ट्रैक्ट में जिन पार्टीज का नाम मेंशन है वही एक दूसरे पे केस कर सकते हैं। स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, हम कॉन्ट्रैक्ट का स्ट्रेंजर बोला है, आपके रिलेशन में स्ट्रेंजर नहीं, आपके पापा आपसे स्ट्रेंजर नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वो स्ट्रेंजर है ना। हाँ। तो वो केस नहीं कर सकते नॉर्मली, ठीक बात। तो इट मीन दैट अ कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन द पार्टीज ओनली एंड नो थर्ड पर्सन कैन सू अपॉन इट। सू का मतलब केस करना। हाँ। नॉर्मल रूल यही बोलता है, हाँ। लेकिन सर इसका कुछ एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है जहां पे थर्ड पार्टी भी कॉन्ट्रैक्ट में केस कर सकता है? पहला, बेनिफिशियल ऑफ ट्रस्ट। मान लो मैं चैरिटेबल ट्रस्ट चलाता है, हाँ। मेरा एक बिल्डिंग है जहाँ पे गरीब बच्चे या अनाथ बच्चे वहाँ रहते हैं, वो एक अनाथ आश्रम है। हाँ। अब हुआ ये बेटा कि वो जो अनाथ आश्रम था मेरा हम उसका ट्रस्टी है। ट्रस्टी जो अनाथ आश्रम चलाता है या जो अनाथ आश्रम का ओनर होता है उसको ट्रस्टी बोलते हैं, क्योंकि उस पर ट्रस्ट किया जा रहा है। और जो उस अनाथ आश्रम में रहते हैं उनको क्या बोला जाता है? बेनिफिशियरी। अच्छा।
जिनके बेनिफिट के लिए है वो हुआ बेनिफिशियरी, हाँ और जो चलाता है वो हो गया ट्रस्टी। तो बेटा ट्रस्टी मतलब एक तरीके से एक बार एग्जांपल में ओनर बोलो, हाँ हम ओनर होते हैं, ट्रस्ट है, हम उसको आपको बेचने का बात करेंगे। हाँ ये जो चैरिटेबल ट्रस्ट का बिल्डिंग है हम आपको सेल कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे पार्टी कौन कौन इन्वॉल्व है कॉन्ट्रैक्ट में? हम और आप, हाँ हम और चंद्रलेखा, नीरज द ट्रस्टी एंड चंद्रलेखा द बायर। हाँ लेकिन वो जो अनाथ बच्चे हैं, जो बेनिफिशियरी हैं, हाँ क्या वो इस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है? एक तरीके से नहीं, नहीं, लेकिन उनके बेनिफिट के लिए ये ट्रस्ट है, तो वो भी कोर्ट में केस कर सकते हैं कि हमारा क्या होगा, हम तो रोड पे आ जाएंगे। हाँ मान लो चंद्रलेखा एक बहुत बड़ी बिल्डर है, वो हाँ। बिल्डिंग को तोड़ के वहां अपना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाएगी, हाँ तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे? रोड पे आ जाएंगे ना। हाँ तो दे हैव अ राइट टू केस, सू द केस या सू द कॉन्ट्रैक्टर, है ना राइट उनको? हाँ तो वो थर्ड पार्टी होते हुए भी केस कर पा रहे हैं। हाँ चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, प्रोविजन फॉर मैरिज सेटलमेंट। तुम्हारे एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक लड़की के पापा एक लड़के के पापा हैं, वो दोनों मिलकर रिश्ता तय कर दी। कॉन्ट्रैक्ट किन दो के बीच में हुआ? लड़की के पापा लड़के के पापा, तो पापा, हाँ कॉन्ट्रैक्ट तो पापा लोग के बीच में हुआ है ना। हाँ हाँ बट जिसका शादी होने वाला है वो मना कर सकते हैं, हाँ वो केस कर सकता है अगर पापा लोग फोर्सफुली करवा रहे हैं। हाँ वही हुआ प्रोविजन फॉर मैरिज सेटलमेंट। या तलाक का बात हो रहा है, यहाँ पे मैरिज सेटलमेंट बोला है, सॉरी तलाक हो रहा है, तो जो लड़की है वो जो शादी के टाइम में ज्वेलरी या घर या जो भी गिफ्ट किया गया था लड़के को, वो गिफ्ट कौन किया था? लड़की के पापा। हाँ वो लड़की भी केस कर सकती है कि तलाक के बाद कि मेरे को सारा प्रॉपर्टी वापस मिले, क्योंकि वो थर्ड पार्टी होते हुए भी केस कर पाए, ठीक है। वैसे ही अगर फैमिली अरेंजमेंट हो रहा है, मतलब घर का बंटवारा, हाँ तो फीमेल मेंबर अगर मैरिज के समय कोई एक्सपेंसेस की है, देखो बंटवारा तो भाइयों में होता है मेनली इंडिया में, तो हाँ आज एक फैमिली में 3 भाई हैं, तो बंटवारा हो रहा है तो हिसाब से वो 3 मेल मेंबर ही सबको डील करेंगे। हाँ एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो भी होगा उन 3 के बीच में ही होगा। हाँ बट मान लो जब एक साथ थे तो कोई एक लेडीज थी घर की जो कोई एक शादी में कुछ खर्चा की थी। एक एग्जांपल लेते हैं, बड़े भाई की वाइफ छोटे भाई का शादी में खर्चा की थी। 3 भाई का फैमिली है, एक्स वाई जेड, हाँ तो एक्स बड़ा भाई है, वाई मिडिल वाला, जेड छोटा वाला। पहले एक्स के भाई, एक्स का शादी हो गया, हाँ अब एक्स की वाइफ आ गई। अब जब जेड का शादी होने लगा तो एक्स की वाइफ भी कुछ खर्चा की थी, क्योंकि तब पूरा फैमिली एक साथ था, ज्वाइंट फैमिली था, ज्वाइंट फैमिली। हाँ लेकिन अब 1-2 साल बीत गया, मान लो इस शादी को, जेड का शादी को, अब हुआ घर का बंटवारा, तीनों भाई में लड़ाई हो गया, हिंदी पिक्चर का सीन सोचो, बंटवारा हो गया सर। तो सर बड़े भाई की वाइफ जब छोटे भाई का शादी था तब ज्वाइंट फैमिली था तो खर्चा की थी, वो बोल सकती है बंटवारे के टाइम में मेरे को ये मेरा पैसा अलग से चाहिए, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे एग्रीमेंट तो 3 भाइयों के बीच में होगा बंटवारे का, लेकिन फीमेल मेंबर भी केस कर पा रही है, यानी थर्ड स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। हाँ अगला वाला थोड़ा लॉजिकल है, असाइनी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। मेरे और चंद्रलेखा के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था कि हम चंद्रलेखा को 200 लीटर ऑयल सेल करेगा, लेकिन कोई कारण से हम सेल नहीं कर पाया। उधर में एक और पर्सन है अनुश्री, उसका भी तेल का ही बिजनेस है। हम उसको बोला ये कॉन्ट्रैक्ट तुम पूरा कर दो ना मेरे लिए, तुम ये तेल सप्लाई करवा दो ना, थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो रहा, पॉसिबल नहीं हो रहा। अनुश्री का दी, हम अनुश्री को अपना कॉन्ट्रैक्ट असाइन किया है ना। हाँ कॉन्ट्रैक्ट पहला जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ तो तुम्हारे मेरे बीच में हुआ था। हाँ अब मान लो तुम पेमेंट देने में आनाकानी कर रही हो, मना कर रही हो, नहीं देंगे हम पैसा,
नॉर्मली हम आप पे केस कर सकते हैं क्योंकि एग्रीमेंट में आपका और मेरा नाम था, हाँ बट क्या यहाँ पे अनुश्री जिसको कॉन्ट्रैक्ट असाइन किया गया है क्या वो केस कर सकती है? हाँ नॉर्मल रूल में तो ना, स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन सर देखा जाए तो अनुश्री कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया, उसका भी तो पैसा फंस गया, हाँ तो थर्ड पार्टी बन के वो भी केस कर सकती है। स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट यहाँ केस कर सकते हैं, हाँ करना चाहिए सर। वैसे एक्नॉलेजमेंट ऑफ लायबिलिटी, मान लो एक एग्जांपल देते हैं, आपका घर में कोई चीज टूट गया, आपको लगा नीरज सर तोड़ा है, हाँ हम प्रूफ नहीं कर पाए हम नहीं तोड़ा, अब हिसाब से हम आपको पेमेंट करेंगे, हाँ लेकिन जो तोड़ा था उसके मन में बाद में गिल्टी हुआ और आपके सामने बोल दिया नहीं नहीं हम तोड़े, हम इस लायबिलिटी को एक्नॉलेज करते हैं, हम इस लायबिलिटी को एक्सेप्ट करते हैं। हाँ यहाँ पार्टी तो हम और आप हो गए थे एक तरीके से, हाँ पर वो स्ट्रेंजर भी केस कर सकते, ठीक है। और एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट, देखो एक बात समझना, मेरा एक घर है, घर हाँ आप उसको बिकवाने के लिए एक एजेंट के रूप में, ब्रोकर के रूप में बीच में आए, हाँ मेरा वो घर आप अनुश्री को बिकवा दिए, हाँ ठीक है, हिसाब से वो घर मेरा है, खरीदार अनुश्री है, तो जो एग्रीमेंट साइन होगा मेरे अनुश्री के बीच में होगा, हाँ आप बीच में केवल मिडिल मैन हो, आपका एग्रीमेंट में कोई नाम नहीं है। देखो नाम होता तब आप स्ट्रेंजर नहीं होते, अगर एग्रीमेंट में लिखा होता कि चंद्रलेखा बीच में एक ब्रोकर है तो चंद्रलेखा भी एक पार्टी की तरह इन्वॉल्व रहेगी, तब तो फिर ठीक ही है सर। बट एक बार के लिए मान लो चंद्रलेखा का नाम मेंशन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट, हाँ तो यहाँ पे पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कौन है? नीरज और अनुश्री। हाँ अब अनुश्री को हम घर हैंडओवर किया, बट अनुश्री पेमेंट देने में कहानी अटका दी, हाँ नीरज तो केस कर ही सकता है लॉजिकली, हाँ चंद्रलेखा भी यहाँ अनुश्री पे केस करवा के पैसा दिलवा सकता क्योंकि चंद्रलेखा मिडिलमैन एजेंट के रूप में काम करता, तो ये वो एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट है, तो एजेंट भी कॉन्ट्रैक्ट में केस कर सकते। तो ये थे जब बाहर वाला भी यानी थर्ड पार्टी भी, स्ट्रेंजर टू दी कॉन्ट्रैक्ट कैन sue upon the contract। डन, ये इतना यूनिट खत्म, आपके लिए स्टॉप।